हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने डे 1 की इस 1000 प्लस साइंस क्वेश्चन सीरीज को इतना पसंद किया। उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। और स्टूडेंट, मैं आज भी आप सभी के लिए यहाँ पर डे 2 के अमेजिंग साइंस के क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि क्लास आप सभी की शुरू हो चुकी है। एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेन कैफे इज टोटली डेडिकेटेड टू यू ऑल। यहाँ पर हम सभी एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फिर चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप ही के लिए डिजाइन किए गए हैं। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएं। तो आप सभी को वेलकम है डे 2 के अंदर। कहते हैं स्टूडेंट एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। और उस एक दिन को लाने के लिए आपको अपनी कॉन्टिन्यूअस मेहनत की जरूरत होती है। कॉन्टिन्यूअस आपको मेहनत करनी होती है। तो आइए स्टूडेंट, आज के डे 2 की शुरुआत करते हैं आपकी स्क्रीन पर आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ऑन योर स्क्रीन। एंड हियर बाय वी गो। सो आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट इन अ प्रिज्म। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने है स्टूडेंट। इज इट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इज इट कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट? इज इट कॉल्ड डाइफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसे किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपरिवर्तन? स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का तो मतलब होता है लाइट की रेखा टकराकर वापस लौट आना। स्टूडेंट अगर हम बात करें डाइफ्रैक्शन का, तो इसका मतलब होता है कि जब कॉर्नर्स होते हैं तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा माध्यम होते हैं तो लाइट की रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट बी ऑप्शन की, अगर आप वो हैं जिन्होंने बी पार्ट आंसर दिया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट वो क्या बनेगा? वो बनेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टूडेंट डिस्पर्जन का मतलब होता है व्हाइट रंग की लाइट का 7 रंगों में प्रिज्म से पास होने पर टूट जाना। और स्टूडेंट इससे हम यहां पर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट व्हाइट लाइट के बारे में और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी है, तो स्टूडेंट आंसर आएगा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ऑन योर स्क्रीन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहे हैं हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेविटेशन के बारे में स्टूडेंट हमें किसने बताया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं स्टूडेंट। इज इट चार्ल्स न्यूटन? इज इट चार्ल्स बैबेज? इज इट आइजैक न्यूटन? और इज इट जॉन एडम्स? क्या लगता है स्टूडेंट, क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करके अपना आंसर्स बताएंगे दैट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ग्रेविटी के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि आज हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है। इसी वजह से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु हमेशा नीचे की तरफ आती है। और इसी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को किन्होंने दिया है हमारे सामने? तो स्टूडेंट आंसर बनता है आपका आइजैक न्यूटन। स्टूडेंट ये हैं आपके आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जी जिन्होंने हमारे सामने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट रखा है। और आप सभी जानते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ये देखिएगा, यहां पर एक शानदार एनिमेशन आपके लिए। कह रहे हैं कि लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? अगर हम बात करें, जब भी हम अपना चश्मा बनवाने जाते हैं तो एक नंबर हमें दिया जाता है, उसे किसमें एक्सप्रेस किया जाता है स्टूडेंट? डायोप्टर में, एऑन में, ल्यूमिन में या कैंडेला में? आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि जब हम अपना चश्मा बनवाने जाते हैं तो नंबर लिखा होता है, जैसे प्लस का या माइनस का, और उसके साथ ना एक अल्फाबेट आपने देखा होगा डी। अगर हम बात करें डी किसका सिंबल है स्टूडेंट, तो डी सिंबल बनता है आपके डायोप्टर का। किसका सिंबल बनता है स्टूडेंट? डी। तो डी सिंबल बनता है डायोप्टर का।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वो बन जाएगा आपका ए पार्ट यानी कि डायोप्टर। बिल्कुल सही है भाई। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो दिल से तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस होंगी। हम अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले, 1000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक बार जल्दी से सभी के सभी चैनल को एक बार सभी के सभी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ए पार्ट बिगिन टू मूव फास्टर, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। बी पार्ट दे लूज एनर्जी, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। सी पार्ट दे बिकम हैवियर, ये भारी हो जाते हैं या वे हल्के हो जाते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, बाहर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं, तो अगर आप बाहर से किसी वस्तु को गर्म करेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है, तो आपको पता है कि बाहर से हीट एनर्जी मिलेगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनकी गति बढ़ जाएगी। उनकी गति बढ़ जाएगी। गति मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाएगी और वो तेजी से आगे मूव करने लगेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है, क्या लगता है स्टूडेंट क्या आंसर आना चाहिए? बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं स्टूडेंट कि आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए पार्ट बनेगा, दैट दे विल बिगिन टू मूव फास्टर, वो तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। दे विल बिगिन टू मूव फास्टर, क्योंकि आपको पता है उनके बीच का जो बल होगा, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट, वो कम हो जाएगा और उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कह रहे हाइड्रोलिक ब्रेक वाहन में कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? ये हाइड्रोलिक ब्रेक स्टूडेंट वाहन में कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? आपके ऑप्शंस आपको यहां पर पूछे गए हैं आपसे। इज इट बर्नौलीज लॉ, पोइजुलीज लॉ, पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज का लॉ? मैं आपको एक हिंट देता हूं स्टूडेंट, एक बात को आप हमेशा समझिएगा, कहीं पर भी आपको एग्जाम में हाइड्रोलिक वर्ड दिख जाए, देखिएगा स्टूडेंट, जैसे यहां पर आपको हाइड्रोलिक वर्ड दिखा है, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक दे दे, चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट दे दे, चाहे हाइड्रोलिक क्रेन दे दे, कुछ भी लिख दे, पॉइंट क्या है कि हाइड्रोलिक वर्ड होना चाहिए। अगर हाइड्रोलिक वर्ड दे रखा है तो स्टूडेंट जितनी भी ऐसी मशीनरीज होती हैं वो सभी की सभी मशीनरी प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, और जो नियम आपका प्रेशर से जुड़ा हुआ है आप जानते हैं, उस नियम का नाम है पास्कल्स लॉ। क्या नाम है स्टूडेंट? पास्कल का नियम। और आपको यह भी पता है ना कि पास्कल किसकी यूनिट है, तो आप कहेंगे पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट है। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? प्रेशर की एसआई यूनिट है। तो इतनी सी बात याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक जितनी भी मशीनरीज हैं वो सभी की सभी जो हैं वो पास्कल के नियम पर काम करती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपके सामने। कह रहे साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, ध्वनि तरंगे किससे इनमें से प्रेषित किया जा सकती है, मतलब किससे ट्रैवल हो सकती है? मीडियम से, वैक्यूम से, मीडियम और वैक्यूम दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं? बताइएगा क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। व्हाट विल बी द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट? कह रहे साउंड वेव्स के बारे में यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट, ध्वनि की तरंगों के बारे में बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं अगर हम बात करें ध्वनि की तरंगों के बारे में, तो ध्वनि की तरंगे कैसी हैं? आप कहेंगे सर की जो ध्वनि की तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है ना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अगर ध्वनि की तरंगों को माध्यम ना मिले तो ये आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? ए पार्ट आएगा। तो अगर आपने भी ए पार्ट आंसर दिया है, कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। याद रखिएगा ध्वनि की तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा क्या आंसर बनेगा। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। कह रहे हैं हरे रंग के पौधे जब प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की किरणों को अवशोषित करते हैं तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य को वे अधिकतम अवशोषित करते हैं?
बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि हरे रंग के पौधों के द्वारा प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम को निम्नलिखित में से किस रंग के तरंग दैर्ध्य को अधिकतम अवशोषित किया जाता है? कौन से रंग की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन है स्टूडेंट रेड एंड येलो, सॉरी ग्रीन एंड येलो, हरे और पीले। बी ऑप्शन है रेड एंड ब्लू यानी कि लाल और नीला। ग्रीन एंड रेड, हरे और लाल, या ब्लू एंड येलो यानी कि नीला और पीला। क्या लगता है स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा? देखिएगा, जनरली आप सभी जानते हैं ना कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब अगर आप वो हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, तो वो हरे रंग की लाइट को, सनलाइट जो कि 7 रंगों से मिलकर बनी है, उसको अवशोषित करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका आंसर गलत है। इसका मतलब है आंसर में ग्रीन नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा स्टूडेंट, 2 रंगों को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं, 2 रंगों को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं। कौन कौन से रंगों को? लाल और नीला, लाल और नीला। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इस सीरीज का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है स्टूडेंट कि मैं चाहता हूं कि आप सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप यहां से पढ़कर जाएं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए या फिर आगे जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस है। तो उनकी पूरी मैंने यहां पर कंपाइलेशन कर दिया है ताकि आप बस पढ़ें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन से आप क्या समझते हैं, मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। 1 माइक्रोन कितनी लंबाई को दर्शाता है स्टूडेंट? ये आपसे यहां पर पूछा गया है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट हाउ मेनी मीटर? 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट करता है एक लेंथ को, और वो होती है 10 की पावर -6 मीटर की। कितने की? 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट? 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने डे 1 की क्लास नहीं देखी है, डे 1 भी देख लीजिएगा, और आज के डे 2 में भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। आगे भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। फिजन एंड फ्यूजन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बात है यार। फिजन एंड फ्यूजन, विखंडन और संलयन क्या कहलाए जाते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस यानी कि आणविक प्रतिक्रियाएं, पोटेंशियल रिएक्शन यानी कि संभावित प्रतिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि परमाणु प्रतिक्रियाएं, या फिर हीट रिएक्शन यानी कि ऊष्मा प्रतिक्रियाएं। फिजन एंड फ्यूजन, नाम तो आपने सुना ही होगा। फिजन एंड फ्यूजन, संलयन एंड विखंडन क्या कहलाए जाते हैं? स्टूडेंट बता दीजिए क्या कहलाए जाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, देखिएगा फिजन का मतलब और फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, छोटे छोटे, एक बड़ा परमाणु का नाभिक बनाने के लिए उसे फ्यूजन कहते हैं, और जब एक बड़ा परमाणु का नाभिक छोटे छोटे परमाणु के नाभिक में टूटता है तो उसे फिजन कहते हैं। और ये दोनों ही किस तरह के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं? अमेजिंग स्टूडेंट, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि ये परमाणु प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं स्टूडेंट? परमाणु प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को दर्शाते हैं। बिल्कुल सी पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। सी पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहे हैं चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव जो जीवित चीजों के लिए हानिकारक और अप्रिय हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? इज इट कॉल्ड एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इज इट कॉल्ड पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो आज आप सभी जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है, और उसके खराब होने का कारण जो है स्टूडेंट वो क्या बनता है, तो आप सभी को पता है उसके खराब होने का कारण प्रदूषण बनता है।
क्या बनता है स्टूडेंट? प्रदूषण बनता है। क्वाइट अ सिंपलर वन क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो पोल्यूशन बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जब ये क्वेश्चन उनसे एग्जाम में पूछा गया तो वो इसका आंसर सही अटेम्प्ट नहीं कर आए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये पोल्यूशन है। और आपको पता है कि जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स के समय तो ये पोल्यूशन जो है वो आपको पता है टैन का रूप ले लेता है, जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिससे अंधापन आता है। आपको पता है फॉग बहुत बढ़ जाती है, स्मॉग के नाम से हम उसे जानते हैं, स्मोक प्लस फॉग जैसे हम कहते हैं, मतलब धुआं और धुंध का कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। तो वक्त हो चुका है आज के होमवर्क क्वेश्चन का। तो आपके सामने आज का होमवर्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया आज की इस क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा कि डे 2 के सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करेंगे, इनके अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज का आपका सवाल, बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बटर पेपर इनमें से किस ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है? किस तरह का ऑब्जेक्ट है बटर पेपर? क्या ये ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शी है? क्या ये ट्रांसल्यूसेंट है? क्या ये ओपेक है मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता? या ये ल्यूमिनस है मतलब प्रकाशमान है? ये है स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे यहाँ से आंसर्स मिलने वाले हैं। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कैसी लग रही है आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप सभी के सभी ब्रेन कैफे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आपका लाइक हमेशा से मेरे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस क्लास, इट रियली मीन्स अ लॉट। कल मिलते हैं आपके साथ डे 3 के साथ अमेजिंग क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हुए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।